बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 की केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग की बेटा सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स विच होल्ड टुगेदर टू और मोर एटम्स और आयंस। एक ऐसी फोर्स है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स या आयंस को आपस में होल्ड करके रखती है, अट्रैक्ट करके रखती है, टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ द कंपाउंड। डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बनाने के लिए एक ऐसी फोर्स जो एटम्स और आयंस को आपस में होल्ड करके रखती है, इसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होती है? द फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल बॉन्डिंग। ऐसी फोर्सेस जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हूँ, एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ना, ये एटम्स का आपस में मिलना जो है ना, अगर एटम्स आपस में मिलते हैं तो इसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहली बात, एटम जो आपस में मिलते हैं, एक सबसे बड़ा फैक्टर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे ही हम देखते हैं कि एटम्स आपस में किस तरह से जो है ना ये मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेटा हमने एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 के लास्ट पे जो है ना हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो हीलियम है एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनो, रेडोन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 पे टर्मिनेट होती है। N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ सेल, N स्टैंड फॉर सेल नंबर। यहाँ पे ये जो है ना, ये सेल नंबर S और P के लिहाज से अगर बात की जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 6 = 8। इनके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। स्टेबल कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस के डिफरेंट टाइप्स के स्टेबल कंपाउंड जो हमारे सामने मौजूद हैं वो XeF2, XeF4, XeOF2, XeO3 जैसे कंपाउंड जो है ना, ये स्टेबल कंपाउंड मौजूद है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नोबल गैसेस जो है ना, ये रिएक्ट क्यों नहीं करती। वाई नोबल गैसेस नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती? नोबल गैसेस जो है ना एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। वजह ये है कि क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल होती हैं। स्टेबल इसलिए होती हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल जो है ना, ये आउटर मोस्ट सेल जो इनका S है या P है, ये S या P है, ये कंप्लीटली तौर पे फील्ड होते हैं। अगर आप इसके S ऑर्बिटल की बात करें, हीलियम की कंप्लीटली फील्ड है, बिकॉज S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आने हैं। लेकिन इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिहाजा ये भी कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए नोबल गैसेस जो है ना ये रिएक्ट नहीं करती। अब बेटा आपने जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना आप लोग जो है ना प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा। NS2 NP6 पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना ये टर्मिनेट होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना बेटा हमारे सामने मौजूद है स्टेबलाइजेशन ऑफ द अदर एलिमेंट। जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं ये भी क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो है ना अपनी टेंडेंसी रखते हैं टू स्टेबल करने के लिए, अपने आप को ये स्टेबल करने की जो है ना ये कोशिश करेंगे। एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करते कैसे हैं? एलिमेंट अपने आप को स्टेबल 3 तरह से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को या शेयर करने के बाद। जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे तो ये नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है। दिस इज द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? एक ऐसी टेंडेंसी है किसी भी एटम की टू अटेन द मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो ना, तो इसको ऑक्टेट रूल का हम नाम देते हैं। डुअल टेंडेंसी ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर ये दोनों एबिलिटी मौजूद है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कब करेगा? हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है ना ये गेन करेगा। जैसा कि सोडियम हाइड्राइड का आप ये कंपाउंड दे सकते हैं। यहाँ पे मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन को जो है ना ये लॉस करती हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा।
इसके बाद हाइड्रोजन जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो है ना अटैच होगा तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को हमेशा लॉस करेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एच के अंदर फ्लोरीन जो है ना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इसके बाद ऑक्टेट रूल जो है ना ये कुड नॉट बी मेड यूनिवर्सल। ऑक्टेट रूल को हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते। ऑक्टेट रूल हमने कहा था कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों तो ये ऑक्टेट रूल है। अब ये PF5 के अंदर देखें तो P के साथ 5 F लगे हुए हैं, तो ये P के साथ 5 जो है ना आप 5F को अटैच करें जस्ट लाइक एज दिस वन, तो ये 5F जो है ना आप लोग अटैच करेंगे। तो फास्फोरस के साथ जब हम 5F अटैच करेंगे तो एक बॉन्ड के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर ये एक बॉन्ड के अंदर 2 है, ये 2 4 6 8 और ये 10, इसका मतलब इसके अंदर इसके फास्फोरस के लिहाज से बात करें तो 10 है। अब सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन अटैच हैं, तो इसका मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इसके साथ B के साथ 3 क्लोरीन जो अटैच हैं, तो इसका मतलब बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल रूल के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। चेंजेस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट आफ्टर लॉसिंग ऑफ और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। लिथियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, सल्फर, एक दो एलिमेंट्स का बेटा हम जो है ना इसमें देखते हैं। लिथियम के वैलेंस शेल में जो है ना ये इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई 1s2 2s1। तो ये है फर्स्ट शेल और ये है सेकंड शेल। हमेशा याद रखें कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ना ये लॉस होते हैं या गेन होते हैं। ये सेकंड शेल है तो ये लास्ट शेल है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अगर इसके पास 7 और इलेक्ट्रॉन हों तो फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 7 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो इसका मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और लॉस करने के बाद ये इसकी 1s2 जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी जो हीलियम की मौजूद है। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें, 12 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल मौजूद है। अब ये जो थर्ड शेल है ये लास्ट शेल है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो है ना इनसाइड वाले शेल्स के हम लिखेंगे, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन 6 2 8 और ये 2 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जो ना आ जाएंगे। इसी तरह से फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p जो है ना हमारे पास ये 5 आएगा। तो इसके बाद इसको ओपन करके लिखा 2px 2py 2pz 2 और ये 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास जो आते हैं। अब आप क्या करें कि ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसको जो है ना अब हम किस तरह से जो है ना ये बैलेंस कर सकते हैं, 2 2 4 6 और ये 7। तो लिहाजा ये P के अंदर जो है ना ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो P के अंदर आपको जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना फिर हो जाएंगे। 6 + 2 = 8। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन 1 को गेन करेगा, तो ये नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, नियोन का एटॉमिक नंबर 10। सल्फर भी इसी तरह से क्या करेगा, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब सल्फर इलेक्ट्रॉन कितने गेन करेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 इसी तरह से 3p1 और 3px2 और 3py1 एंड 3pz1। अब जो है ना ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिख दी है। P के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 2 3 4, तो लिहाजा इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करने के बाद जो है ना ये आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकता है। इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है ना ये पूछा जाता है, इनर्जेटिक ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनता कैसे है? अगर ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, यहाँ पे अगर हम इनको एक दूसरे के करीब लेके आते हैं,
अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इनके दरमियान इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये दो एटम्स को हमने करीब लेके आना है, तो इसका मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आएगा। और इसके बाद जैसे जैसे हम इनको यहाँ पे जो है ना लेके चलेंगे, डाउनवर्ड लेके चलेंगे, तो एनर्जी इनकी जो है ना ये एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अपवर्ड मूव करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब जैसे जैसे हम इनको करीब लेके आते हैं तो डिस्टेंस दो एटम के दरमियान डिक्रीज करता है। दो एटम के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज करता जाएगा। ये दो एटम को और करीब लेके आए, डिस्टेंस डिक्रीज किया, इसी तरह से और करीब लेके आए तो डिस्टेंस डिक्रीज करता जा रहा है। जैसे जैसे एटम को डिक्रीज करते जा रहे हैं तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती जा रही है, ये बॉन्ड बनता जाएगा। पहले इनके दरमियान में ये कोई बॉन्ड नहीं था, ये फर्जी एक बॉन्ड जो है ना रिप्रेजेंट किया गया। जैसे जैसे करीब लेके आएंगे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती जाएगी और इनके दरमियान ये जैसे नीचे की तरफ लेके आते हैं तो एनर्जी डिक्रीज करती है। एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जो है 75.4 पिकोमीटर है, इसको हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस कहते हैं। कंप्रोमाइज डिस्टेंस ये वो डिस्टेंस है जिस पे दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होती है और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यही बातें बेटा हमने अब डिस्कस करनी है अट्रैक्शन और रिपल्जन के लिहाज से। जब दो एटम के एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती है। एक का न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम का न्यूक्लियस और एक एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन से याद रखिएगा हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा और बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जैसे जैसे आप करीब लेके आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है। लेकिन अट्रैक्शन दो एटम के दरमियान अगर ज्यादा होगी, रिपल्जन कम होगी तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अगर रिपल्जन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो कभी बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा। लोअर एनर्जी स्टेट इज अ स्टेबल स्टेट। जैसे जैसे हमने एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आए तो कंप्रोमाइज डिस्टेंस से लेके आए तो जितना डिस्टेंस जो है ना हमारे पास ये डिस्टेंस स्पेसिफिक 75.4 पिकोमीटर हुआ तो एनर्जी की वैल्यू जितनी कम तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हुआ। टाइप्स ऑफ द फोर्सेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करने के लिए ना दो तरह की फोर्सेस हमारे पास एक्ट करती हैं फंडामेंटल, जिसमें एक टाइप अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो फर्दर डिवाइड किया जाए तो 4 टाइप की होती हैं, और इस तरह रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये भी मौजूद होती हैं। ये दोनों ही ऑपरेट करेंगी। लेकिन अगर हम बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड फॉर्म हो पाता है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर दैन द रिपल्सिव फोर्सेस देन मोर एनर्जी इज रिलीज एंड इज लेस एनर्जी इज स्टेबल। मोर एनर्जी इज रिलीज होगा और लेस एनर्जी मॉलिक्यूल जो है ना हमारे पास बनेगा और ये स्टेबल कन्फर्मेशन में आएगा। अब ये डिस्कशन भी हमने कर लिया कि जब दो एटम हाइड्रोजन के 75.4 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे आएंगे, इतनी अप्रोच करेंगे तो तब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी, स्टेबिलिटी एटम गेन करेगा, मॉलिक्यूल गेन करेगा। और ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसको कंप्रोमाइज डिस्टेंस या इसको बॉन्ड लेंथ का नाम दिया जाता है। अब इसी तरह से बेटा ये सारी की सारी डिस्कशन का एंड रिजल्ट निकालते हैं। ये दो हाइड्रोजन के एटम को करीब लेके आए तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, तो ये एनर्जी है -436.45 किलो जॉल पर मोल। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज होती है जब दो एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह से आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। अब आप दो एटम्स को एक दूसरे से दूर लेके जाना शुरू कर दें तो दोनों एटम अलग अलग होंगे। अब आपको एनर्जी देना पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इसकी डिसोसिएशन के लिए। ये दो हाइड्रोजन के एटम है, अगर आप दो हाइड्रोजन के एटम्स को यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी, तो लिहाजा यहाँ पे अब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसी तरह से बेटा डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास ना एटम्स, आयन और कोवलेंट कंपाउंड के लिहाज से जो ना ये टर्म यूज की गई है, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई। एटॉमिक साइज इज रिलेटेड टू द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक साइज जो है ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स की अगर हम शेप स्फेरिकल अज्यूम करें तो फिर हम डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। टाइप्स ऑफ द कंपाउंड यूज्ड फॉर इट्स मेजरमेंट।
अब हमने कौन से कंपाउंड लेने हैं, दैट इज वाई वी रिपोर्टेड द वेरियस टाइप्स ऑफ द रेडियाई। हमने डिफरेंट टाइप्स के रेडियाई यहाँ पे ना रिपोर्ट करने हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स की जो है ना वो नेचर के लिहाज से। फॉर दिस रीजन द साइज ऑफ द एटम्स आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अगर एटम होगा तो एटॉमिक रेडियाई होगा, आयनिक रेडियाई एंड कोवलेंट रेडियाई इसी तरह से हम जो है ना इनके लिए भी स्पेसिफिक टर्म जो है ना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड यूज फॉर द मेजरमेंट, हमने कंपाउंड यूज कौन सा करना है उसके लिए जो है ना हम ये स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या है? द एटॉमिक रेडियस या रेडियाई कहेंगे मींस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। दो एटम लेते हैं, दो एटम्स के दरमियान अगर हम एवरेज डिस्टेंस ले लें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के दरमियान, तो इसको जो है ना हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। जैसा कि मेरे पास ये दो एटम मौजूद है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। आप इसके न्यूक्लियस से इस एटम के न्यूक्लियस तक ये टोटल डिस्टेंस लें और इस टोटल डिस्टेंस जितना भी आएगा इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, इसको एवरेज डिस्टेंस कहेंगे। तो ये एवरेज डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा कि एक एटम के न्यूक्लियस से उसी एटम के आउटर मोस्ट सेल तक का जो है ना ये डिस्टेंस होगा, जिसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ये एटम के लिए जो है ना ये टर्म यूज की जाती है। जैसा कि हाइड्रोजन के ये 2 एटम रिप्रेजेंट किए गए हैं। एटॉमिक रेडियस of an atom cannot be determined precisely due to the following reason। एटम का रेडियस कभी भी हम जो है ना ये प्रिसाइज वे के अंदर डिटरमाइन नहीं कर सकते। वजह ये कि एटम की बाउंड्री जो है ना ये कोई शार्प नहीं होती है। वजह यह है कि एटम की बाउंड्री अगर शार्प नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये हम जो है ना अच्छे से नहीं बता सकते कि कहाँ पे मौजूद है। इज एग्जैक्टली जीरो इवन अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम इज अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम। अगर हमारे पास नेबर में कोई एटम मौजूद है फिर भी हम जो है ना ये नहीं बता सकते कि एटम का रेडियस क्या होगा, एटम का रेडियस, क्योंकि नेबर वाला एटम भी इसके साइज को इफेक्ट करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस जो है ना ये मेजरमेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी एटम का रेडियस जो है ना ये फाइंड करने के लिए। एटॉमिक रेडियस अगर ये पीरियोडिक टेबल मौजूद है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन दी पीरियोडिक टेबल मूव करते हैं तो इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। दीज आर कोल्ड ग्रुप्स। अगर हम डाउन मूव करें तो इनको हम ग्रुप्स कहेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करें तो इनको पीरियड्स कहते हैं। ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। इसी तरह से ये पीरियड्स हैं जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। डाउन द ग्रुप मूव करें तो आप देखें एटम का साइज बढ़ता जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता जा रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है। एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या मौजूद है? एटॉमिक रेडियाई अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें पीरियड्स के अंदर तो ये डिक्रीज करता है। वजह क्या है? इसके कुछ रीजंस हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएं तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है ना ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन की अट्रैक्शन जो है ना ये बढ़ती जाएगी, एटम का साइज डिक्रीज करता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट ये है कि अगर मेरे पास ये एक एटम है ना, अगर मैं इसकी अगर नेक्स्ट आपको फिगर दिखाऊं, ये एक एटम है सपोज दैट, तो इस एक एटम के अंदर ये अगर लास्ट सेल है तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्जन कितनी है? अगर इनर सेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब यह है कि रिपल्जन ज्यादा है तो इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। द रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन ऑफ द इनर सेल, तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन कितने एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये शील्डिंग इफेक्ट है। जितनी रिपल्जन ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो एटम का साइज रिपल्जन की वजह से एटम का साइज बढ़ता है, बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अब जब हम जो है ना लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो सेम ही रहता है। शील्डिंग इफेक्ट जो है ना ये रिमेन सेम। वजह यह है कि इनर सेल के अंदर जो है ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर सेल जो है ना वो कांस्टेंट रहते हैं, अंदर वाले सेल एक जैसे रहते हैं।
इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट की हमने बात कर ली कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ना ये एटम के साइज के लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो एटम का साइज भी ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो एटम का साइज भी कम होगा। एटॉमिक रेडियस जो है ना लेफ्ट टू राइट के बाद जो है ना ग्रुप के अंदर देखते हैं टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक रेडियस जो है ना ये बेसिकली जो है ना ये इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे और इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा, अंदर वाले शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, जिस वजह से एटम का जो है ना ये साइज जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। एटॉमिक रेडियस जो सेकंड ग्रुप के अंदर अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये प्रोमिनेंट वे के अंदर देखा गया। एटॉमिक रेडियस सेकंड ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा ये डिक्रीज करता है। अगर मैं आपको इसकी जो है ना ये फिगर दिखा दूँ, ये है हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड आप पीरियड के अंदर देखें तो एटॉमिक रेडियस एटम का साइज आहिस्ता 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 छोटा होता जा रहा है। तो एटॉमिक रेडियस जो है ना लेफ्ट टू राइट अगर सेकंड पीरियड के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा ये प्रोमिनेंट वे के अंदर जो है ना ये ऑब्जर्व किया गया है। एटॉमिक रेडियस इज हायर इन हायर पीरियड के अंदर लेस डिक्रीज है। एटॉमिक रेडियस ट्रांजिशन मेटल के अंदर भी देखें तो ये भी डिक्रीज होता है, लेकिन ये स्मॉल जो है ना इसको वे के अंदर जो है ना ये देखा गया है। जस्ट लाइक एज अगर हम स्कैंडियम टू जिंक देखें तो एटॉमिक रेडियस जो है ना ये लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज ही करता है। इसी तरह से ये ट्रियम टू कैडमियम की बात करें तो एटॉमिक रेडियस ये भी डिक्रीज ही करता है। आयनिक रेडियस सेम डिस्कशन सेम पैरामीटर है, लेकिन आयनिक रेडियस के अंदर जो है ना हमने जो कंपाउंड लेना है ना या फिर हमने जो स्पेसिफिक जो स्टार्टिंग हमारे पास स्पीसी होगी वो डिफरेंट होगी, बाकी सारे के सारे फैक्टर सेम होंगे। आयनिक रेडियस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द आयन, तो इसका मतलब इसको हमने आयन के लिए लेना है और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक सेल की हम बात कर रहे हैं। अगर हमने किसी भी आयन के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस ले, अगर हम एटम ये आयन को ज्यूम करें कि ये स्फेरिकल इन शेप है तो फिर हम इसको आयनिक रेडियस कहेंगे। आयनिक रेडियस कैटाइन का देखें तो कैटाइन का आयनिक रेडियस स्मॉल होता है। इसी तरह से एनाइन का आयनिक रेडियस जो है ना वो ग्रेटर होता है, लार्ज होता है। इसकी वजह क्या है? क्या ऐसी वजह है कि कैटाइन का रेडियस जो है ना वो कम है, कैटाइन का रेडियस जो है ना कम होता है। कैटाइन का रेडियस अपने ना न्यूट्रल एटम से भी कम होता है। कैटाइन का रेडियस अपने न्यूट्रल एटम से कम, ये न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं और ये एक आयन है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है। कैटाइन का साइज कम है, ये जो न्यूट्रल एटम का साइज ज़्यादा होता है। इसकी मेन रीज़न क्या है? द कैटाइनिक रेडियस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैटाइन बेसिकली जो है ना ये साइज के अंदर कम होता है क्योंकि इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना ये बढ़ जाता है। वजह यह है कि जब हमारे पास ये सोडियम है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ना ये 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिस वजह से ये जो प्रोटॉन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम दिया जा रहा है। ये प्रोटॉन की अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू ये 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को अट्रैक्ट करें। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न भी यही आती है, जिस वजह से ये जो है ना हमारे पास एटम का साइज जो है ना ये श्रिंक कर जाता है, ये आयन का साइज श्रिंक कर जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम आयन की बात करें और एल्युमिनियम आयन की बात करें। मैग्नीशियम के अंदर से आपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एल्युमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो एल्युमिनियम के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जिस वजह से इसका साइज और कम होगा। एटॉमिक रेडियस जो है ना एटम का रेडियस सिंपल न्यूट्रल एटम है तो इसका साइज जो है ना वो होता है 186 है, जबकि सोडियम की बात करें, सोडियम आयनिक फॉर्म में है तो ये साइज बहुत ज़्यादा कम है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये हमने बेटा बात की है कि एल्युमिनियम की बात है तो ट्राईवेलेंट आयन एल्युमिनियम जो है ना ये स्मॉल साइज इसका जो है ना स्मॉलर आयनिक रेडियस है, जबकि मैग्नीशियम का जो है ना इससे ज़्यादा होता है। वजह ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एल्युमिनियम के अंदर ज़्यादा है और मैग्नीशियम के अंदर ये कम मौजूद है। आयनिक रेडियस ऑफ एनाइन का जो है ना आयनिक रेडियस देखें तो ये ज़्यादा है। देखें इस एनाइन का साइज़ ज़्यादा है जबकि न्यूट्रल एटम का साइज़ कम है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो है ना अगर तो न्यूट्रल फॉर्म में होगी तो साइज है 99 पिकोमीटर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ।
MCQs के अंदर जो है ना इसको पूछा जाता है। इसी तरह से क्लोराइड की फॉर्म में होगा तो इसका साइज आप देख भी सकते हैं कि ये ज़्यादा मौजूद है। वाई आयनिक रेडियस जो है ना इज ग्रेटर दैन द पेरेंट एटम और न्यूट्रल एटम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आयनिक रेडियस जो है ना ये ज़्यादा क्यों होता है, वजह इसकी हमने बतानी है। जब हमारे पास ये एक क्लोरीन का एक सपोज लेते हैं, क्लोरीन का एक एटम लेते हैं, क्लोरीन के अंदर न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ही इसका एनाइन बना। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके आपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना ये ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना ये ज़्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन स्टार्ट हो जाती है और रिपल्जन स्टार्ट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आयन का साइज जो है ना ये बढ़ जाता है। जैसा कि क्लोरीन इसके अंदर 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोराइड के अंदर 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्जन बढ़ती है जिस वजह से एनाइन का साइज बढ़ जाता है। अब वेरिएशंस आपने देखनी है, वेरिएशंस ऑफ आयनिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम ट्रेंड है जिस तरह से हमने एटॉमिक रेडियस का देखा है। आयनिक रेडियस जो है ना इसके टाइप्स की हमने बात कर लिया। कैटायनिक रेडियस मेटल जितनी भी होते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं, पॉजिटिव आयन बनाती हैं। इसी तरह से एनाइन ग्रुप 5th A से लेके जितने भी P ब्लॉक के एलिमेंट हैं, P ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप 5th A में खासकर हम बात कर रहे हैं 5th A से 7th A तक, ये नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिली जो है ना इसके अंदर मौजूद है। द रिलेशनशिप ऑफ इंटर आयनिक डिस्टेंस आर एंड आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस और हमने जो है ना इंटर आयनिक डिस्टेंस एंड आयनिक रेडियस जो है ना इनके दरमियान हमने अब जो है ना नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है ना ये देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हमारे पास कोई भी क्रिस्टल लैटिस मौजूद है ना उसके अंदर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे जस्ट लाइक एज, ये सिंपल हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। जैसा कि R पॉजिटिव है, ये रेडियस किसी भी कैटायन का है, और ये रेडियस R नेगेटिव ये एक अनायन का है। ये अगर मैं एक कैटायन लेता हूँ, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के अंदर जो है ना यहाँ पे ये डिस्टेंस इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस के दरमियान ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वो R है, जबकि नेगेटिव चार्ज आयन जो मौजूद है इसके न्यूक्लियस से इसके शेल तक, वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस वो R नेगेटिव है। इसी तरह से कैटायन की बात करें तो इसके न्यूक्लियस से इसके आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस वो R पॉजिटिव मौजूद है। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कैपिटल R ये इक्वल होगा जब आप इन दोनों R को रेडियस को प्लस कर देंगे, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव प्लस करेंगे तो ये हमारे पास R कैपिटल R के इक्वल होगा। जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है दो आयंस के दरमियान का जो है ना ये डिस्टेंस मौजूद होगा। एग्जाम्पल बेटा इसकी डिस्कस करेंगे। पोटाशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स की KCl का आयन जब बनता है, KCl का जो क्रिस्टल डेटस बनता है तो ये K आयन पोटाशियम के आयन और क्लोराइड के आयन से मिलकर बनता है। तो R इज इक्वल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कैटायन, तो कैटायन का रेडियस जो है ना K पॉजिटिव का रेडियस वो ले रहे हैं हम, तो वो K पॉजिटिव का 133 पिकोमीटर के इक्वल होता है, और R नेगेटिव जो है ना एनायन का रेडियस है 181 पिकोमीटर है। और अगर दोनों को प्लस करें तो ये दोनों को प्लस करने के बाद जो है ना ये कैपिटल R आता है। इंटर आयनिक डिस्टेंस दो आयंस के दरमियान डिस्टेंस है, पोटाशियम और क्लोराइड इन दोनों के दरमियान की जो है ना डिस्टेंस होगा वो 314 पिकोमीटर के इक्वल होगा। आयनिक रेडियस दस द आयनिक रेडियस अपीयर टू बी एन एडिटिव प्रॉपर्टीज, तो आयनिक रेडियस को हम जो है ना एडिटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं कि इसको हम जमा करते हैं, दो आयंस का दरमियान जो है ना ये रेडियस इसको हम जो है जमा करते हैं। जैसा कि हमने जो है ना ये एक्सप्लेनेशन के अंदर ये सारी डिस्कशन की, R इज इक्वल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। अगर हम जो है ना इसमें से जस्ट R नेगेटिव की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो R पॉजिटिव दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, और इसी तरह से आप R नेगेटिव को अगर इस साइड पे लिखते हैं तो फिर भी सेम सिचुएशन हमारे सामने मौजूद होती है। सेम डिस्कशन बेटा हमारे सामने जो है ना एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और इसी तरह से कोवलेंट रेडियस भी मौजूद है। जो कोवलेंट रेडियस जो है ना वो डील किसको करता है, ये हमने जो है ना इसको डिस्कस करना है। कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ का जो है ना हमने हाफ ले लेना है बिटवीन द सिमिलर एटम।
अगर सिमिलर एटम होंगे, कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको हम कोवलेंट रेडियस कहेंगे। अगर ये हमारे पास ये दो हाइड्रोजन के एटम है, सिंगल बॉन्ड के जरिए जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच है, इनके दरमियान डिस्टेंस हमने जो है ना रिसेंटली अभी पढ़ा है, कंप्रोमाइज डिस्टेंस दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान या बॉन्ड लेंथ 75.4 पिकोमीटर। दिस इज द कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन जो है ना हमने डिस्कस किया। कोवलेंट रेडियस अगर एक हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो ये होगा, आप क्या करें, ये जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल का आता है वो है 75.4 पिकोमीटर। अगर आपने एक हाइड्रोजन की एक एटम का निकालना है तो वो होगा, आप इसको 2 के साथ डिवाइड करें, 37.7 पिकोमीटर होगा। तो ये बेसिकली 75.4 पिकोमीटर का हाफ है, जो एक हाइड्रोजन के एटम का आ जाएगा 37.7। The covalent radius of an atom can be used to determine the covalent radius of another atom। एक एटम के कोवलेंट रेडियस से हमने दूसरे एटम का कोवलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है CH3Cl। अब इसमें बॉन्ड लेंथ क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन जो है क्लोरोफॉर्म ये CH3Cl के अंदर जो है ना ये कैलकुलेटेड है, दिस इज 176.7। तो कार्बन टू क्लोरीन की अगर हमें पता है, द कोवलेंट रेडियस ऑफ द क्लोरीन एटम ये भी हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, कोवलेंट रेडियस ऑफ द कार्बन एटम अगर ये इक्वल होगा, अगर हमने कोवलेंट रेडियस कार्बन का निकालना है तो बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन टू क्लोरीन माइनस करेंगे कोवलेंट रेडियस ऑफ द क्लोरीन। आप क्या करें कि ये बॉन्ड लेंथ टोटल रेडियस से ये वाली वैल्यू निकाल दें, तो जैसा कि हमने फॉर्मूला के अंदर पढ़ा है, तो ये हमारे पास आएगा कार्बन का कोवलेंट रेडियस। वेरिएशन ऑफ द आयनिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनिक रेडियस जस्ट लाइक एज एटॉमिक रेडियस की तरह जो है ना ये इंक्रीज डिक्रीज करता है। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो ये इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करें तो डिक्रीज करेगा। Next is the important topic. This is one of the most important long question as well as short question, ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट की एक स्पेसिफिक टर्म है जो होती क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम टू फॉर्म द आयन। किसी भी एटम में से आप गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दें तो उसका हमारे पास जो कैटाइन बनेगा, इसको हम बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से डील करते हैं कि किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। जैसा कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2। तो आप इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे या दो इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड को रिमूव करवाने के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द आइसोलेटेड कंपाउंड एटम। किसी भी आइसोलेटेड एक अलग एटम है उसकी स्टेबिलिटी को अगर हमने बताना है तो हम जो है ना ये आयोनाइजेशन एनर्जी को डील करेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस है, एटम का साइज कितना ज़्यादा है या कितना जो है ना वो छोटा है। न्यूक्लियर चार्ज की बात करनी है, प्रोटॉन नंबर कितने ज़्यादा हैं, शील्डिंग इफेक्ट कितना है या नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की बेटा बात करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है, अगर मेरे पास ये एक एटम मौजूद है, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के वैलेंस शेल से निकालेंगे, जो एनर्जी हमारे पास जो है मौजूद है इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितनी एनर्जी इसको देना पड़ेगी, प्लस के साथ साइन है, तो इसका मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पहला एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो ये एक हमारे पास एक कैटाइन बन गया है। अब आप इस कैटाइन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, इसके वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन आप देखें, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे 2, आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है जिसका मतलब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और अभी मौजूद है s ऑर्बिटल के अंदर। तो आप वैलेंस शेल में से अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब आपके पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तो ये एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, ये एनर्जी की वैल्यू कम है। इसी तरह से ये हम जो है ना इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी डील करते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू कम होती है।
इसी तरह से आप मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं। अगर ये डबल पॉजिटिव बना, +2 बना, तो आप इसका +3 बनाना चाहते हैं तो एनर्जी की वैल्यू और बढ़ जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ना, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट से ज़्यादा होती है, थर्ड की सेकंड से ज़्यादा होती है। क्या ऐसी वजह है कि ये वैल्यू जो है ना ये बढ़ती जा रही है? जैसे जैसे हम जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर जो है ना करते क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकालते, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू अंडरगो एन इंक्रीज इन विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिमूव करते जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसकी मेन रीज़न जो है ना अब हमने बतानी है। द डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को मोर टाइटली एंड दस फर्दर रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम मोर डिफिकल्ट। जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, वो पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ वो बढ़ती जाएगी, जिस वजह से हमारे पास जो है ना ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी और देना पड़ेगी, फिर इसके बाद थर्ड को निकालने के लिए और देना पड़ेगी। टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स की टाइप्स देखनी है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से। मेटल क्या आते हैं कि वो स्पीशी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। एलिमेंट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इन मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करती, इलेक्ट्रॉन को गेन करती। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा। इसी तरह से मेटलाइड की वैल्यू जो है ना, जिसमें आयोनाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू इंटरमीडिएट होती है मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान। हाउ गैप इन द आयोनाइजेशन एनर्जी हेल्प अस टू गैस द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। किस तरह से हम वैलेंसी एलिमेंट की बता सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान गैप को जो है ना अंडर कंसिडरेशन रखते हुए। If there is a sufficient big gap between the first ionization energy and second, then the elements show the valency of 1. This is one of the most important MCQ. अगर sufficient energy है तो वो हम कह सकते हैं वैलेंसी 1 है। वेरिएशन इन द आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी की अब हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से बढ़ती है या फिर कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले पीरियड्स के अंदर बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। वजह ये होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। दिस मे बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे भी हम इसको बता सकते हैं। Each period begin with an element which has one electron in the valence shell and the end with the completion of the electronic configuration। का हम periodic table के start से देखें, फर्स्ट पीरियड से अगर लास्ट पीरियड तक मूव करें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लास्ट पीरियड के अंदर जो है ना हमारे पास जो लास्ट पीरियड जो का लास्ट एलिमेंट मौजूद है, ये इस पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, इसके अंदर कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो लिहाजा न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर मुश्किल है तो लिहाजा हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसी तरह से अगर हम पीरियड्स के बाद जो है ना ग्रुप के अंदर बात करें, टॉप टू बॉटम मूव करें तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने के साथ साथ हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल जो है ना वो दूर होता जाता है। न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन डिक्रीज करती जा रही होती है। आपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना होता है तो आप वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे। जब न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जिस वजह से न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन डिक्रीज करती जाती है। तो सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, जो है ना ये डिक्रीज करेगी। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, एटम का साइज बढ़ता है और इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी।
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ग्रुप थर्ड ए एंड फोर्थ ए शो एबनॉर्मल इनके ट्रेंड्स मौजूद हैं। ये एमसीक्यू के अंदर बेटा बात याद रखिएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। सेम डिस्कशन जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, आपने किसी भी गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम जो है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। एनर्जी is released, so electron affinity is given by the negative sign. Electron affinity is the measure of the attraction between the nucleus of the atom and the extra electron. ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आपने इसके अंदर ऐड करना है तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। सेम फैक्टर जो है ना, ये सेम फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के मौजूद है। एटॉमिक रेडियस एटम का साइज बड़ा है या छोटा है, इसी तरह से न्यूक्लियर चार्ज है, प्रोटॉन नंबर है, शील्डिंग इफेक्ट है और नेचर ऑफ ऑर्बिटल है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम, एटॉमिक रेडियस अगर हम एटम का देखें तो टॉप टू बॉटम मूव करें तो ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट मूव करें तो ये डिक्रीज करता है। एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना ये यूजली डिक्रीज करेगी। ये सिंपल सी डिस्कशन बेटा मैं आपको यहाँ पे समझाने लगा हूँ कि ये हमारे पास एक एटम है और इसी तरह से एक ये एटम मौजूद है। आपने करना क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर आपने किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको यहाँ पे ऐड करना है। जब आप इस एटम को इलेक्ट्रॉन को इस एटम के पास लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कहाँ पे करना है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर ऐड करना है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करेंगे तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये जल्दी से ऐड हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आप ऐड करेंगे, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जितना एटम का साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ज़्यादा होगी और इससे जो एनर्जी की वैल्यू है वो ज़्यादा जो है ना रिलीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा होगी। लेकिन इसी तरह से अगर हमारे पास एटम का साइज बड़ा होगा तो इससे एनर्जी कम रिलीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी। अब हमने इसी को ही पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ना कि सेम फैक्टर देख रहे हैं। अगर पीरियड्स के अंदर बात करें तो पीरियड के अंदर सेम सिचुएशन है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। नंबर ऑफ शेल्स जो है ना पीरियड्स के अंदर जो है ना वो इंक्रीज नहीं करते, लेफ्ट टू राइट जो है ना हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाता है और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लिहाजा ज़्यादा एनर्जी जो है ना अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से बात करें तो ज़्यादा एनर्जी हमें देना पड़ती थी। अब इसी तरह से अब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यही बात अब हम ग्रुप के अंदर करते हैं। ग्रुप में लेफ्ट अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, अट्रैक्शन जो है ना ये बेसिकली डिक्रीज करती जाती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमने कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती थी। अब यही बात अब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है। एटम का साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस के दरमियान और जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करना है वो कम होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज की और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू आपके पास जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से मौजूद हैं। फ्लोरीन हैज लेस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन द क्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा पूछा जाता है। फ्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस देन दैट ऑफ द क्लोरीन। एक्चुअली फ्लोरीन जो है ना इसकी बात करें हैज वेरी स्मॉल साइज एंड हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन 2s and 2p। इसके वैलेंस शेल के अंदर हैलोजेंस के 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, फ्लोरीन के अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसका साइज इतना छोटा है कि जिस वजह से हैज़ आ थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज़्यादा थिक होता जाता है। दिस थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये बहुत ज़्यादा रिपेल करता है एज कम्पेयर टू के न्यूक्लियस इस फ्लोरीन का अट्रैक्ट करे। तो रिपलियन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है।
अब ये बात बेटा आप लोगों ने वैसे ही अंडर कंसीडरेशन में रखनी है। द एलिमेंट जो है ना ग्रुप सेकंड ए, फिफ्थ ए और सेवन्थ ए के जो है ना जो एलिमेंट्स मौजूद हैं शो एबनॉर्मल वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन एवरी पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी इसको जो है ये डील किया जाता है। अब नेक्स्ट बात है हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेटा ये आपने कुछ एलिमेंट्स की जो है ना ये याद रखनी। हाइड्रोजन की 2.1 होती है, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन 3.0, फ्लोरीन 4.0। होमोन्यूक्लियर एटम की अगर हम बात करें, द बॉन्डिंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एटम। अगर हमारे पास दो एक जैसे एटम होंगे तो इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, होमोन्यूक्लियर एटम, ऐसे एटम जिनका न्यूक्लियस एक जैसा है, ऐसे एटम जो एक जैसे हैं, इनको होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। इनके दरमियान ये इलेक्ट्रॉन पेयर दरमियान में रहेगा, जैसा कि ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, और इनके दरमियान ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली इन दोनों के इन बिटवीन रहेगा। इसके बाद हेट्रो अगर एटम है तो इनके दरमियान यहाँ पे ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसा कि ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये टेंडेंसी है, एक ऐसी कैपेसिटी है जो इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन जो दो एटम के दरमियान शेयर हुए होते हैं, कौन सा एटम इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर हेट्रो एटम डायटोमिक मॉलिक्यूल की मैंने बात की, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ये रिलेट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से कैसे रिलेट करती है? फॉर एग्जांपल, द फ्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन एटम। फ्लोरीन एटम जो है ना, ये एक बात आपने याद रखनी कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जिसमें हम बात करें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम जो है ना एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू लेते हैं, ये है 4.0। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है ना ये कंसीडर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना इसका कोई यूनिट मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर अब हमने देखना है। पीरियड्स के अंदर देखें, लेफ्ट टू राइट मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज नहीं करती बल्कि ये इंक्रीज करती है। वजह ये कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाता है। जितना एटम का साइज छोटा होगा ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जो है ना ये अट्रैक्ट करेगा। ग्रुप के अंदर देखें तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है ना ये डिक्रीज करती जाती है। लार्ज साइज के जो हमारे पास एटम है ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज बॉन्ड की हैं, जस्ट लाइक अ डाइपोल मोमेंट है, बॉन्ड एनर्जी है, ये फैक्टर्स जो है ना ये जो है ना बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील किए जाते हैं। नेचर ऑफ द बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम जो है ना बॉन्ड की नेचर भी बता पाएंगे। बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, बॉन्ड नॉन पोलर भी हो सकता है। नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा होता है? When the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है ना अगर हमारे पास डिफरेंस 0 होगा तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। हाइड्रोजन दो एक जैसे एटम है, दोनों एक जैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.10 आया तो बॉन्ड नॉन पोलर। जब एक एटम दो डिफरेंट एटम के दरमियान में होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं होगा, तो बॉन्ड जो है ना हमारे पास पोलर होगा। तो ये बॉन्ड जो है ना हमारे पास आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, इक्वल आयनिक और इक्वल जो है ना ये कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। अब आयनिक बॉन्ड कौन सा है? व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है ना हमारे पास दो बॉन्डेड एटम के दरमियान 1.7 से ज़्यादा होगी तो बॉन्ड आयनिक होगा। जब हमारे पास ये वैल्यू 1.7 से कम होगी तो बॉन्ड कोवलेंट होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू दो एटम के दरमियान 1.7 के इक्वल होगी तो बॉन्ड इक्वल आयनिक भी हो सकता है और कोवलेंट भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड्स की बेटा हमने टाइप्स देखनी है।
लीवर्स बॉन्ड्स की जो टाइप्स है ना, इसको हम लीवर्स कॉन्सेप्ट कहते हैं। बॉन्ड्स की जो टाइप्स हैं, इसको क्लासीफाई करने के लिए जो है ना बॉन्ड की टाइप में कहते हैं आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, जो बेसिकली लीवर्स कॉन्सेप्ट से जो है ना ये डील किए जाते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसको हम लीवर्स थ्योरी या लीवर्स कॉन्सेप्ट के जरिए जो है डील करते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड जो फॉर्म होता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक एटम जो है ना कंप्लीट ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरा एटम जो है ना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिस वजह से हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन from one atom with the low ionization energy to the atom with the high electron affinity। एक एटम जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसकी जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस इजीली करेगा। इसके बाद जो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो जल्दी से करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है ना वो हाई होगी। इन एनर्जी टर्म्स के लिहाज से देखें, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जितने भी होते हैं इनकी हाई एनर्जी स्टेट होती है देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये आपने जो है ना ये बात जो है ना जनरल वे के अंदर जो है ना जस्ट याद रखनी है। एनर्जी डिफरेंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लो एनर्जी स्टेट। जस्ट ये एक नोट लिखा हुआ है, ये जस्ट आपने अपनी अंडर कंसीडरेशन जो है ना ये बात रखनी है। एलिमेंट जो है ना ग्रुप फर्स्ट ए में जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और बीडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, ये गुड इलेक्ट्रॉन जो है ना ये लॉसर के तौर पे एक्ट करते हैं, लूजर भी हैं। वजह ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सकते हैं। जबकि एलिमेंट जो है ना अगर पी ब्लॉक के अंदर देखें 7th हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये गुड इलेक्ट्रॉन गेनर है, इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास सिमिलर जो है ना अगर आप देखें ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स 2nd ए और 4th ए के एलिमेंट जो है ना इनकी बात करें, अ सिमिलर टाइप्स ऑफ द बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड बिटवीन दीज एलिमेंट। अब नेक्स्ट बेटा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके अंदर जो लास्ट हमारे पास जो डिस्कशंस मौजूद हैं। पोटाशियम क्लोराइड बनाना है, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो आयनिक जो है ना बॉन्ड बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन, कैटायन बनाएंगे, के पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, और इसके बाद जो है ना हमने 3 स्टेप के अंदर ये काम करना है। फॉर्मेशन ऑफ द KCl फिर जो फॉर्म होगा। सबसे पहले हमने के पॉजिटिव कैसे बनाना है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो ये इसका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ शेल जो है ना इसका लास्ट शेल होगा। लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये भी सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सेकंड के अंदर जो है ना आप देखें 8 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8 है। थर्ड के अंदर आप अगेन देखें 6 + 2 = 8 है और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आप इसके लास्ट शेल में से जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दे तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी और ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन आपने लॉस करवाया तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपको इतनी एनर्जी देना पड़ेगी, तो आप पोटाशियम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। इसी तरह से आप क्लोराइड की बात करें तो ये कैसे बनता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 17 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। अब आप देखें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसी तरह से थर्ड शेल के अंदर जो है ना आप देखें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाएं तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। अब ये इसने जो है ना आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया है। अब आपके पास जो है ना कि एक पॉजिटिव भी आ चुका है और एक नेगेटिव भी आ चुका है। अब आप दोनों को मिला देंगे तो एनर्जी की वैल्यू रिलीज होगी, इसको हम लैटिस एनर्जी, अब हम इस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहेंगे। ये 3 स्टेप्स के अंदर बेटा आपने काम करना है। पहले स्टेप के अंदर आपने जो कैटायन बनाना है तो आपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है। इसी तरह से एनायन बनाना है तो आपने इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है, फिर आपने कैटायन एनायन को आपस में जो है ना मर्ज कर देना है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है। सबसे पहले कैल्शियम के पॉजिटिव +2 बनेगा, आपने ऑक्सीजन का नेगेटिव बनाना है और इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा।
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी और इसके बाद जो है ना ये हमने इनके शेल्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। वेले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ये वाले जो ना इलेक्ट्रॉन इसके इनर शेल्स के अंदर रह जाएंगे। अब आपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाया तो ये इसकी में जो एनर्जी होगी इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसी तरह से अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये भी सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आपने इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दिया, 6 + 2 वेले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन फिनिटी कहेंगे। अब आपने पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में मिलाएंगे, इसको हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल बेटा सेम एग्जाम्पल जो है ना अब हमारे पास ये भी मौजूद है। एल्युमिनियम का हमने ऑक्साइड बनाना है। एल्युमिनियम Al+3 बनाएंगे, O-3 बनाएंगे और इनको आपस में मर्ज करेंगे। एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो हमारे पास ये आती है। तो अब आप देखें इसके वैलेंस शेल में ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड के अंदर जो है ना 2 + 1 = 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपने करना ये होगा कि इसके वैलेंस शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करें तो आपके पास 2 8 रह जाएगा। आपने जो है ना ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करवा दिए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करवाएंगे। इसी तरह से आप क्या करें, अगर जो है ना आप जो है ना ये ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन का अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑक्सीजन के अगर अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करें तो इसके वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो 2 + 4 6, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कॉमोडेट हो जाएंगे। आपने ऑक्सीजन का -2 बना लिया है, ठीक है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट जो है ना ये एल्युमिनियम का +3 बना लिया है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे एक ये आप करेक्शन कीजिएगा, ऑक्सीजन का -2 बनाएंगे। ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने और एल्युमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने। अब आपने करना ये है कि एक ऑक्सीजन के हवाले से आपके पास सामने ये जो एटम लिखा हुआ है, आयन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के 3 आयन मिलाएंगे और एल्युमिनियम के 2 आयन आपस में मिलाएंगे तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 बनेगा। एल्युमिनियम आपने 2 बनाना है तो आपको 2 एल्युमिनियम लेने पड़ेंगे, ऑक्सीजन आपको 3 लेना पड़ेंगे। इसलिए हमने इसमें ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाए, 3 × 6, और इसी तरह से एल्युमिनियम 3 × 6 ये सेटिस्फाई होता है। जब इनको मिलाएंगे इसको लैटिस एनर्जी का हम नाम देंगे। सिमिलरली जो है ना ये कैल्शियम सल्फाइड है, एल्युमिनियम सल्फाइड है, इनके अंदर भी ये आयनिक कंपाउंड के लिहाज से ये डील किए जाते हैं। आयनिक एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब जो है ना इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, ये ऐसे कंपाउंड है जो फॉर्म होते हैं बाय द कैटाइन एंड एनाइन। इनको आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। There exists a strong electrostatic force of attraction between cation and anion. Percentage of the ionic nature in the compound. ये बेटा यहाँ से ना एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्राइटेरिया ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बॉन्ड। अगर हमारे पास इफ द डिफरेंस इज 1.7, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बॉन्ड की नेचर को बताएगा। परसेंटेज हम बता सकते हैं आयनिक कंपाउंड की, या फिर हम बता सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम देखेंगे। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या इससे ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे बॉन्ड आयनिक बनेगा। अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड कोवलेंट होगा। तो इसीलिए आप देखें कि आप लोग देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड जो है ये 72% आयनिक नेचर का होता है। इसी तरह से सीजियम फ्लोराइड 92% जो है ना आयनिक नेचर का होता है। और जो है ना कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, कोई बॉन्ड भी 100% जो है ना ये आयनिक मौजूद नहीं होता। वजह ये है कि कोई भी एटम उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो वो आयनिक बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो 0 नहीं हुआ, जिस वजह से हम जो है ना किसी भी बॉन्ड को 100% आयनिक नहीं कह सकते। इसी तरह से बेटा हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड ये सिंपल सी टर्म्स आप लोगों ने जो है ना प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी डिस्कस की होंगी। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी इसको कहते हैं। तो ये एक लिवस कॉन्सेप्ट का जो है ना ये सेकंड बॉन्ड है, ये फॉर्म होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम।
जब इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेंगे। बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, बॉन्ड नॉन पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पहले जो है ना बेटा हम ये देखते हैं कि ऐसा बॉन्ड जो दो एक जैसे एटम के जो है ना शेयरिंग के साथ बनता है। दो एक जैसे एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, क्लोरीन क्लोरीन है। अब ये दो हाइड्रोजन के मैंने एटम लिखे हैं। अब एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड बनाएंगे। अब आप क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान देख लें, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 आप इस तरह से पेयर की फॉर्म में लिखें। इसी तरह से इसमें आप 2 2 2 आप इसको क्रॉस और डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी इसका एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे क्रॉस के साथ और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डॉट के साथ लिखें, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना आप अदर एग्जांपल फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह की भी दे सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आप अगर इसकी बात करें तो इसके दरमियान बॉन्ड भी नॉन पोलर ही जो है ना ये मौजूद है। वजह ये है कि आल्दो जो है ना ये कार्बन क्लोरीन दो डिफरेंट एटम तो मौजूद हैं, लेकिन कैंसलेशंस हो जाती है डाइपोल्स की, जिस वजह से जो है ना हमारे पास जो है ना ये बॉन्ड जो है ना ये नॉन पोलर हो जाता है। एक्चुअली कार्बन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड तो पोलर होना चाहिए था, लेकिन ये ओवरऑल नॉन पोलर है। वजह ये है कि ये क्लोरीन अपनी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये भी करता है, तो ओवरऑल ये नेट रिजल्ट कैंसिल होगा। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, नेट रिजल्ट कैंसिल होगा, जिस वजह से हमारे पास ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड की तरह कुछ और मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर हैं, ऑल्दो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डिफर एटम के साथ मिलने से बनते हैं। मीथेन है, SiH4 है, SiCl4 है, ये भी जो है ना ये बॉन्ड ऐसे हैं, मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके दरमियान बॉन्ड नॉन पोलर होता है। पोलर बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो डिफर एटम्स के दरमियान बनेगा और इक्वल जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इक्वली शेयर नहीं रहेगा, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी मौजूद होगा। एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड जो है ना वो बनेगा, पोलर बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, HF की बात करते हैं। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये बॉन्ड बनाएगा। HF का मॉलिक्यूल अगर हमने फॉर्म करना है, HF फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन पेड की फॉर्म में आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो बाकी रिमेनिंग है वो हमने यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख दिए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने लिखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह से वाटर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेड की फॉर्म में। अब एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑक्सीजन का इधर मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है, तो ये जो हमने यहाँ पे ये लिख दिए हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पेड की फॉर्म में आएंगे। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर शेड होके हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने ये वाला बॉन्ड बना दिया, इसी तरह से एक बॉन्ड इधर बनेगा। मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर जो है ना कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करें। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 7 इलेक्ट्रॉन को जो है ना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 6 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा। बाकी इसी तरह से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन इधर से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक हमारे पास जो है ना CH3Cl का एक मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह से बेटा ये जो है ना एक एग्जांपल मेथनॉल की मौजूद है, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरह से हम जो है ना इसको फॉर्म कर सकते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है? अगर हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर अगर कोई भी एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, नाइट्रोजन की बात करेंगे 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड और CS2 के अंदर भी हम जो है ना ये बात डिस्कस करेंगे। डबल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जबकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो है ना ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। जैसा कि नाइट्रोजन की बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना ये शेयर करता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन इस तरह से हमारे पास मौजूद है, तो नाइट्रोजन जो है ना ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे ये शेयर कर रहा है।
जैसा कि ये नाइट्रोजन है, इसके पास ये हमारे पास जो है ना ये 3 ये इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है और 2 इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। तो नाइट्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर जो है ना बेसिकली जो 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 5th ग्रुप से बिलोंग करता है तो 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप बॉन्डिंग करनी है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 और ये 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर की फॉर्म में, इसके बाद लोन पेयर की फॉर्म में आएंगे और इसी तरह से दूसरा नाइट्रोजन है लोन पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। यही काम अब हमने ऑक्सीजन के साथ करना है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर ऑक्सीजन जो है ना बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलोरियम और पोलोनियम आता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करना है तो एक बॉन्ड के अंदर एक ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर से और 1 इलेक्ट्रॉन ये, इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में आएंगे और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ना ये फॉर्म करेगा। इसी तरह से सेम एग्जांपल बेटा आपने कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना ये प्रैक्टिस के तौर पे देखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है ना वो किस तरह से फॉर्म होता है। कार्बन एटम फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल, कार्बन एटम जो है ना ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बना सकता है नॉन मेटेलिक एटम्स, जैसा कि जो है ना ये जस्ट लाइक डिफर टाइप्स के हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जो लार्ज मोलिक्यूल्स हैं जैसा कि डायमंड है, ग्रेफाइट है और सिलिकॉन कार्बाइड भी जो है ना ये ऐसे कंपाउंड जो है ना ये बना सकता है। कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल जो है ना ये बॉन्ड बना सकता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल बेटा ये अब हम जो है ना देखेंगे। ये लास्ट डिस्कशन हमारे पास मौजूद है ईथेन। ईथेन जो है ना ये CH3 मौजूद है। तो ये कार्बन है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। अब इसी तरह से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना देगा। इसी तरह से कार्बन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा तो ये बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर होगा, 1 इधर होगा, 1 इधर होगा और बाकी हाइड्रोजन जो है ना हर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 1 और बॉन्ड बना देंगे। सेम एग्जाम्पल जो है ना ये सिलिकॉन के कंपाउंड की मौजूद है जस्ट लाइक एज कार्बन। इसी तरह से अल्कीन के अंदर बात करें, अल्कीन जो है ना ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अल्कीन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, जैसा कि ये कार्बन है, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन अपना इधर शेयर करेगा, 1 इधर, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हुए। इसी तरह से ये कार्बन अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये 1 बॉन्ड बना। इसी तरह से ये दूसरा बॉन्ड बना 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर है और 1 इधर है। अब एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करना है और एक दूसरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो ये 1 बॉन्ड बना, ये 1 इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा बॉन्ड बना। इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड बनाएगी। आपने 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी। इसी तरह से अल्काइंस के अंदर बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है ना वो 4 है। तो ये कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना है तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देना। अगर आपने ये ट्रिपल बॉन्ड बनाना तो दूसरी कार्बन से भी आपको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने पड़ेंगे। तो ये जो है ना हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब लास्ट बेटा हमारे पास जो बॉन्डिंग मौजूद है ना ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि जब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक जो है ना एटम, एक मॉलिक्यूल पूरे का पूरा अपना जो है ना एक जो है ना अपना शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। The coordinate covalent bond is formed by two atoms with when the shared pair of electron is donated by one of the single bonded atom। जब एक single bonded atom अपना पूरे का पूरा shared pair इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इससे coordinate covalent bond बनेगा। अमोनिया की बात करें, अमोनिया हैज़ 3 कोवलेंट बॉन्ड लेकिन देर इज़ अ लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर भी मौजूद है नाइट्रोजन एटम के पास। ऑन दी अदर हैंड BF3 की बात करें तो ये एक डेफिशिएंट जो है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। एक्चुअली द ऑक्टेट रूल बोरोन का जो है ना ये कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट रूल इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे BF3 के अंदर बात करें तो जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे जो है ना ये ट्रांसफ़र करवाने के बाद, इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के बाद जो है ना इसकी एग्जाम्पल्स जो है ना ये देखते हैं। सिंपल एग्जाम्पल बेटा मौजूद है NH3। NH3 नाइट्रोजन के पास
लोन पेयर मौजूद है। BF3 के अंदर देखें तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। नाइट्रोजन अपने पूरे का पूरा लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे। BF3 के अंदर बोरोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अगर वो न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। जब कोई भी एटम न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसके दरमियान जो है ना, हमने यहाँ पे ये वाला एरो जो है ना लगाना है, इसका मतलब होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ये एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल देखते हैं वोटर और H आयन के दरमियान। वोटर और H आयन के दरमियान ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वोटर के अंदर, और H आयन जो है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अब ये न्यूट्रल नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, अगर न्यूट्रल हो तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और इससे हाइड्रोनियम आयन जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये बनता है। तो इसी तरह से आप सेम एग्जांपल जो है ना बेटा अल्कोहल की भी दे सकते हैं। अल्कोहल के पास भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। H आयन को एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और H जो है ना ये न्यूट्रल हो जाएगा। इससे जो ऑक्सोनियम आयन सेम जो है ना ये ऑक्सोनियम आयन बनेगा। अल्कोहल के बाद सेम एग्जाम्पल ईथर की भी मौजूद है, तो आप पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करवा सकते हैं। इसी तरह से आप अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के पास लोन पेयर है। अगर इससे H आयन आपने एक्सेप्ट करना है तो इससे H आयन एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो आप इसमें ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और इसके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप पॉजिटिव चार्ज ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर भी लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा लास्ट जो है ना हमारे पास ये जो है ना ये स्लाइड मौजूद है, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द अमाइन एंड H आयन। ऑल प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन जो है ना लाइक अमोनिया की तरह जो है ना बिहेव करती है, और H आयन को जो है ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकती हैं। PH3 कंबाइन करेगा H आयन के साथ, तो इससे PH4 बनेगा, इसको फॉस्फोनियम आयन करेंगे। नाइट्रिक एसिड भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। और मैनी ऑक्साइड लाइक हैलोजेंस HClO2, HClO3, HClO4 ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो है ना ये बॉन्ड बना सकते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है ना हम मॉडर्न जो है ना डिफरेंट टाइप्स की थेरीज को जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स जो हमने जो है ना अभी तक डिस्कस किए हैं। जो हमने पढ़े थे आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इनकी बॉन्ड्स के लिहाज से कुछ लिमिटेशन थी, जिसके बाद डिफरेंट टाइप्स की मॉडर्न थेरीज जो है ना प्रपोज की गई। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।